मेरा नाम अर्जुन है। यह कहानी मेरे प्यार, मेरी भूल और उस सजा की है जो मैंने अपने ही हाथों से घड़ी। शुरुआत में सब कुछ साधारण और खूबसूरत था, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की राहें मुश्किल हो गईं। पिताजी के देहांत के बाद मेरे दादा दादी ने हमें घर से निकाल दिया। उन मुश्किल वक्त में हम नानी के घर आ बसे। मामा किसी दूसरे शहर, इंदौर में नौकरी करते थे और उनका परिवार भी वहीं था। लेकिन नानी अपने पुराने घर को छोड़ना नहीं चाहती थीं, इसलिए मामा ने हमें नानी के साथ रहने की इजाजत दी। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी उम्र की एक लड़की थी, काव्या। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वह एक अनाथ थी, मामा के एक मृत दोस्त की बेटी, जिसे नानी अच्छी तरह जानती थी। नानी के कहने पर काव्या उनके साथ रहती थी और उनकी देखभाल करती थी। धीरे धीरे वह मेरे बचपन का हिस्सा बन गई। हम साथ खेलते, हंसते, रोते और जिंदगी को एक साथ सीखते। जहां बाकी लड़कों को खिलौनों का शौक था, मुझे काव्या के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। वह हमेशा शांत रहती थी, धीमी आवाज में बोलती, और जब वह हंसती तो मेरे दिल में एक पुरानी खुशबू सी समा जाती थी। शायद उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यह प्यार था, लेकिन जब वह 2 दिन के लिए कहीं चली जाती तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती थी। समय बीता, हम बड़े हुए, मैं कॉलेज जाने लगा। वह अभी स्कूल में थी, लेकिन हमारी दोस्ती वैसी ही रही। फर्क सिर्फ इतना था कि अब मेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी बसने लगी थी। उसकी खामोशी, उसकी आंखों की उदासी मुझे परेशान करती थी। वह शाम को नानी के घर के कामों में मदद करती थी, लेकिन जैसे ही मैं आता, वह मेरे सामने आकर बैठ जाती थी। एक दिन उसने कहा, अर्जुन, अगर मैं यहां न रहूं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? मैं हंसा। मेरे दिल में कुछ अजीब सा हुआ। पागलपन की बातें मत कर काव्या। अगर तुम यहां नहीं होगी तो इसका मतलब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। वह मुस्कुराई और कुछ कहने ही वाली थी कि नानी ने उसे अंदर बुला लिया। उसी शाम मैंने अपनी मां से कहा, मां, मैं काव्या से शादी करना चाहता हूं। मां स्तब्ध रह गईं। वह कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, बेटा, वह अनाथ है। तुम्हें इससे बेहतर रिश्ते मिल सकते हैं। मैंने नजरें झुका लीं, लेकिन मेरी आवाज दृढ़ थी। मुझे रिश्ते नहीं चाहिए मां, मुझे काव्या चाहिए। कुछ दिनों की बहस के बाद मां मान गईं। नानी तो पहले ही खुश थीं, और जब काव्या लाल जोड़े में मेरे सामने आई तो मुझे लगा जैसे जिंदगी पूरी हो गई। हमारी शादी धूमधाम से हुई। मैंने एक सपना देखा था, और वह सच हो गया। अर्जुन को काव्या मिल गई। शादी के बाद की जिंदगी किसी सपने की तरह थी। वह सुबह मेरे लिए चाय बनाती, मैं उसके लिए फूल लाता। अर्जुन, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं हंसता, क्योंकि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे प्यारी औरत है। वह शर्माकर अपनी आंखें नीचे कर लेती थी। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ था। कभी खुशी, कभी चिंता, कभी दुआ। एक दिन मैं ऑफिस से देर से लौटा। वह दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। तुम थक गए होंगे, खाना परोसूं? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले तुम बताओ, क्या तुम थकी हो? क्या तुम खुश हो? वह धीरे से मुस्कुराई। मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूं। मैं उसकी आंखों में देखता रहा और अपने दिल में कहा, हे भगवान, यह पल कभी खत्म ना हो। वह छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती थी। जैसे ही मुझे सैलरी मिलती, मैं उसके लिए चूड़ियां लाता, कभी मिठाई, कभी कोई किताब, और वह इतनी खुश होती जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। अर्जुन, तुमने मुझे दुनिया के सारे सपने दे दिए। मैं कहता, सपने अभी बाकी हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनूंगा। हमारे दिन, हफ्ते, महीने बीतने लगे। कभी कभी मैं उसके काम में मदद करता, कभी हम नानी के पास बैठकर हंसते। मैं उसे ऑफिस की कहानियां सुनाता। वह मुस्कुराती। जब वह थक जाती तो बैठकर मेरे सिर पर हाथ फेरती। मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिला? मैंने एक शाम उससे कहा, प्यार, सच्चाई। एक बार मैंने कहा, आज ऑफिस में पार्टी है, चलो तैयार हो जाओ। वह पहली बार मेरे साथ बाहर जा रही थी। जब वह हरी साड़ी में कमरे से निकली तो समय जैसे थम गया। क्या देख रहे हो? अपनी किस्मत। वह शर्मा गई। लोग कहते हैं कि समय के साथ प्यार फीका पड़ जाता है, लेकिन मेरे लिए जिस दिन काव्या मेरे घर आई, उसने मेरा दिल चुरा लिया। हर पल उसकी खुशबू से भरा था। हमारी शादी को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन मेरी कहानी अभी शुरू हुई थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन घर में एक खामोशी थी। नानी का व्यवहार वैसा ही था,
लेकिन मां के चेहरे पर अक्सर चिंता का बोझ दिखता था। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो मां आंगन में बैठी थीं और काव्या उनके सामने चाय रख रही थी। तुम दोनों की शादी को 6 महीने हो गए, अर्जुन। अब हमें कोई अच्छी खबर भी चाहिए। मैंने हल्के लहजे में कहा। मां, अभी समय है, सब ठीक हो जाएगा। मां ने चाय का कप रखते हुए कहा, यह तब ठीक होगा जब बच्चा होगा। एक औरत का सम्मान तभी है जब वह मां बनती है। मैंने काव्या को देखा। वह नजरें झुकाकर अंदर चली गई। उसके कदम जैसे भारी हो गए थे। मैं मां से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप कमरे में चला गया। उसी रात हमने बात शुरू की। क्या तुम्हें लगता है मां सही कह रही हैं? नहीं, मैंने कहा। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा प्यार हो। बच्चा हो या ना हो, तुम हो, यह काफी है। काव्या ने मेरी तरफ देखा और चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में मां का दबाव बढ़ने लगा। कभी वह किसी डॉक्टर का जिक्र करती, कभी पूजा की बात। फिर एक दिन वह एक तावीज लाई और उसे काव्या के गले में बांध दिया। मां, क्या आप इन सब में यकीन करती हैं? यकीन करूं या ना करूं, मैं एक मां हूं। हर मां चाहती है कि उसका वंश चले। मैंने वह तावीज काव्या को दिया। उसने चुपचाप लिया और चली गई। न कुछ पूछा, न कुछ कहा। एक शाम मां ने नानी से भी बात शुरू की। मेरी बहू बहुत प्यारी है, लेकिन भगवान जाने हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा। नानी ने साफ कहा, सब कुछ समय पर आता है। यह ईश्वर का तोहफा है, इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन इन बातों ने घर का माहौल बदल दिया। पहले काव्या खुलकर बात करती थी, अब वह शांत हो गई। वह देर रात तक जागती। कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जातीं, लेकिन वह कुछ न कहती। मैंने एक बार कहा, अगर तुम चाहो तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अभी क्यों? हमें थोड़ा और समय देना चाहिए ना। मैंने सिर हिलाया, मानो सब ठीक हो जाएगा। सच तो यह था कि मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ से अफवाहें बढ़ रही थीं। फिर मां की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी सांसें मुश्किल हो गईं। सीने में दर्द था। जब हम उन्हें अस्पताल ले गए तो पता चला कि उन्हें दिल की बीमारी है। वह कुछ दिन अस्पताल में रहीं। काव्या और मैंने बारी बारी उनकी देखभाल की। उनके आखिरी दिनों में भी वही सवाल उनकी जुबान पर था, अर्जुन, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को देख सकूं। मैं चुप हो गया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उनके सिर पर हाथ फेरा। मां, आप दुआ करें, बाकी सब भगवान की मर्जी है। कुछ दिन बाद मां हमें छोड़कर चली गईं। हर कोई उनके अंतिम संस्कार में आया। सबने प्रार्थना की, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन रह गई। मां की इच्छा पूरी नहीं हुई और यह विचार मुझे अंदर से खाए जा रहा था। इसके बाद काव्या और मैं और शांत हो गए। वह अपना ज्यादातर समय नानी के साथ बिताती या किताबों में खोई रहती। मुझे लगा जैसे उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया हो। एक दिन मैंने कहा, चलो कुछ दिन शहर से बाहर किसी पहाड़ी जगह पर चलते हैं। वह मुस्कुराई। क्या तुम्हें लगता है कि हम इन सब से भाग सकते हैं? नहीं, लेकिन शायद हमें थोड़ा सुकून मिले। हम हिमाचल के एक छोटे से गांव गए। 2 दिन बर्फबारी देखी, चाय पी, बाजार घूमे, थोड़ा हंसे। लेकिन वह हंसी जल्द फीकी पड़ गई। वापस आकर काव्या ने कहा, तुमने जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन दिल का बोझ वही है। मैंने उसे गले लगाया। हमारे पास एक दूसरे का साथ है, भले बच्चे ना हो, हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। समय बीता। हमने कुछ जांच करवाई। रिपोर्ट सामान्य थी। डॉक्टरों ने कहा, ऐसा होता है, इसमें समय लगता है, चिंता न करो। लेकिन समय ही एकमात्र चीज थी जो बीत रही थी और हमें कुछ नहीं मिल रहा था। शादी को अब 2 साल होने वाले थे। आसपास के लोगों के विचार भी बदलने लगे। कुछ रिश्तेदार ताने मारने लगे, बच्चे की खबर कब, या क्या हमें ऐसे ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। मैं सुनता और नजरअंदाज कर देता। लेकिन काव्या ये सब सुनकर अंदर से टूट रही थी। अब वह मुझसे सवाल करती, अगर कभी बच्चा न हुआ तो? मैंने कहा, तो तुम हो, बाकी समय की बात है। मैं मुस्कुराता, लेकिन मेरी मुस्कान में आत्मविश्वास कम और संतोष ज्यादा था। यहीं से प्यार की असली परीक्षा शुरू हुई थी। मुझे लगता था कि हम यह सब सह लेंगे, लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि जिंदगी ने हमारे लिए क्या तय किया था। समय बीतता गया और हमारी जिंदगी बदलने लगी। मैं सुबह ऑफिस जाता। काव्या घर के छोटे मोटे काम करती, कभी नानी के पास जाती, कभी किताबों में खोई रहती। लेकिन बच्चा न होने का दर्द अभी भी हमारे बीच था।
हमने जीने का तरीका बदल लिया था। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटा, काव्या रसोई में सब्जियां काट रही थी। मैंने देखा, उसका चेहरा पहले से ज्यादा पीला हो गया था। मैंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने नजरें चुराकर कहा, मौसम बदल रहा है, शायद इसलिए सर्दी हो गई है। मैंने सोचा, ऐसी छोटी मोटी बीमारियां तो होती रहती हैं, और बात को वहीं छोड़ दिया। लेकिन अगली सुबह काव्या ने नाश्ता नहीं बनाया। वह कंबल ओढ़े बिस्तर पर लेटी थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसे रात से बुखार और खांसी थी। मैंने उसका माथा छुआ। वह बहुत गर्म था। मैंने तुरंत क्लिनिक ले जाने की तैयारी की। डॉक्टर ने जांच की, दवाएं दी और कहा, बुखार हल्का है, दवाओं से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर 2-3 दिन में सुधार ना हो तो टेस्ट करवाएं। 2 दिन बीते, बुखार और खांसी में कोई कमी नहीं आई। तीसरी रात वह बार बार उठकर पानी पीती। खांसी इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वहां ब्लड टेस्ट हुए। अगले दिन रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया। अर्जुन जी, कुछ गंभीर बात है, आपको सच सुनने के लिए तैयार रहना होगा। मैं चिंतित होकर बैठ गया। क्या बात है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। आपकी पत्नी को कैंसर है। मेरे हाथ से फाइल गिर गई, जैसे सब कुछ एक पल में बदल गया। आप क्या कह रहे हैं? कोई गलती तो नहीं? डॉक्टर ने ग्राफ और नंबर दिखाए। हम और टेस्ट करेंगे, लेकिन लक्षण कैंसर की ओर इशारा करते हैं। तुरंत इलाज शुरू करना होगा। मैं अस्पताल से बाहर निकला, सर्दी में भी पसीने से तर। कार में बैठा, चेहरा हाथों में छिपा लिया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। यह वह खबर थी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। घर पहुंचा तो काव्या सोफे पर लेटी थी। मुझे देखकर बोली, क्या हुआ? रिपोर्ट आई? मैंने नजरें चुराईं। बस वायरल है, थोड़ी कमजोरी है, दवाएं दे दी हैं। वह मुस्कुराई। मुझे भी लगा था कुछ बड़ा नहीं है, बस थकान है। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया। आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। उसी रात मैंने खुद से वादा किया कि काव्या को सच नहीं बताऊंगा। वह पहले ही कमजोर थी और यह सच उसे मानसिक रूप से तोड़ देगा। अगले दिन मैं उसे पुणे के एक बड़े अस्पताल ले गया। पूरा चेकअप हुआ और टेस्ट ने पुष्टि की, हां, कैंसर था। डॉक्टर ने कीमोथेरेपी, दवाएं और समय समय पर भर्ती होने की सलाह दी। मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई। एक ऑफिस, दूसरा अस्पताल, दवाएं और रिपोर्ट्स। मैं काव्या को हमेशा कहता, बस एक छोटा सा इन्फेक्शन है। वह मान लेती, मुझ पर कभी शक नहीं करती। वह अभी भी मेरे लिए दरवाजे पर इंतजार करती। तुम थक गए होंगे, वह कहती, लेकिन डांटती नहीं। मैं सिर्फ उसके सिर पर हाथ फेरता। बस तुम्हें देखना चाहता हूं, बाकी सब बेकार है। घर के खर्चे अलग, इलाज के खर्चे अलग। मैंने सारी बचत निकाल ली, दोस्तों से उधार लिया, कुछ गहने गिरवी रखे और काव्या को कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ चीजें छुपती नहीं। एक दिन उसने कहा, अर्जुन, सच बताओ, क्या मुझे कोई गंभीर बीमारी है? मुझे अपने शरीर में फर्क महसूस हो रहा है, थकान, बुखार, दर्द। मैंने बात टाल दी। तुम ज्यादा सोचती हो, हर बीमारी बड़ी नहीं होती। वह शांत हो गई, लेकिन मुझे पता था कि वह कुछ समझने लगी थी। इलाज शुरू हुआ। हर हफ्ते अस्पताल, दवाएं, टेस्ट, रिपोर्ट्स का इंतजार और अगली अपॉइंटमेंट। यह एक अंतहीन चक्र था। मैंने ऑफिस में ओवरटाइम शुरू किया, छुट्टियां छोड़ दी। कभी कभी अस्पताल से सीधे ऑफिस चला जाता। मेरी आंखों में थकान तैरती थी, लेकिन मेरी जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। एक शाम नानी ने कहा, बेटा, घर में आटा खत्म हो गया, चाय पत्ती भी नहीं है। मैंने पर्स निकाला, उसमें सिर्फ 150 रुपये थे। मैंने वे नानी को दिए। हम कुछ करेंगे, बस दवाएं पूरी होनी चाहिए। काव्या दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने यह सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगली सुबह उसने चुपके से मेरे कोट की जेब में 4000 रुपये रख दिए। मैंने पूछा, यह कहां से आए? वह बोली, कल मैंने अपनी एक पुरानी चेन बेच दी। वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं है, तो यह काम आएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। तुम यह सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जीना चाहती हूं अर्जुन, और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। कुछ दिन हम सिर्फ चाय और रोटी पर गुजारा करते। एक रात काव्या ने मुझे पानी का गिलास दिया, बस इतना ही। उसका चेहरा कमजोर था, आंखों के नीचे काले घेरे। फिर भी वह मेरे सामने मजबूत बनने की कोशिश करती। मैं ऑफिस से बचा हुआ खाना लाता, दोस्तों से उधार मांगता। बिजली, गैस के बिल कागजों पर ही रह जाते। एक दिन गैस बंद हो गई, फिर बिजली कट गई। नानी ने कहा, मैं अपने भाई से पैसे मांगूंगी।
मैंने रोका। नहीं नानी, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। भगवान कोई रास्ता निकालेगा। काव्या रात में चुपके से रोती थी। मैं जानता था, लेकिन वह दिखाती नहीं। एक दिन मैंने देखा, वह पुराने कपड़े सिल रही थी। यह क्या कर रही हो? सोचा, कुछ पुराने कपड़े बेच दूं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। मैंने सिलाई मशीन बंद की। तुम्हें बस आराम करना है, बाकी मैं देख लूंगा। मेरा प्यार एक कठिन इम्तिहान से गुजर रहा था। बीमारी, भूख, थकान, लाचारी, सब कुछ हमारे बीच बस गया था। फिर भी हम साथ थे। मैं काव्या के बाल ठीक करता, वह हंसती और फिर भी खूबसूरत लगती। तुम हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत हो, मैं कहता। हमारे बीच शब्द कम हो गए थे, लेकिन खामोशी में समझ बढ़ गई थी। ऑफिस में मेरा काम प्रभावित होने लगा। लगातार छुट्टियां, समय पर काम न करना। बॉस ने मुझे बुलाया। अर्जुन, हम तुम्हारी स्थिति समझते हैं, लेकिन कंपनी को भी चलाना है। मैंने सिर झुकाया। सर, मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता था, यह मौका अस्थायी था। मेरे दिल में सवाल उठता, क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे? लेकिन काव्या को देखता, जो हर दिन मेरे लिए खड़ी थी, और खुद से कहता, जब तक वह मेरे साथ है, मैं हार नहीं मानूंगा। प्यार, बीमारी, कर्ज, अकेलापन, भूख, सब हमारे कंधों पर था। लेकिन एक उम्मीद थी, जो काव्या की आंखों में दिखती थी। जिंदगी एक चक्र में घूम रही थी। ऑफिस, अस्पताल, दवाओं का बिल, कर्ज और घर की खामोशी। तभी ऑफिस में एक नई लड़की आई, मेघा। वह नई भर्ती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से ऑफिस चमक उठा। वह बात करने में माहिर थी, हंसमुख, और उसकी खूबसूरती सबसे अलग थी। पहली बार मैंने उसे कॉन्फ्रेंस रूम में देखा। वह सफेद शर्ट में मेरे सामने बैठी थी। मेरे एक सवाल पर उसने मुस्कुराकर कहा, सर, आपका सवाल तो दिलचस्प है, लेकिन जवाब आपको बोर कर देगा। मैंने कई दिनों बाद खुद को हंसते देखा। उसका अंदाज, बात करने का तरीका, आंखों की चमक, जैसे सब कुछ खोया हुआ वापस आ गया। अगले कुछ दिनों में वह मुझसे काम के बारे में बात करती, कभी फाइलें देती, कभी चाय के लिए पूछती, और मेरे पास बैठ जाती। एक दिन कैंटीन में उसने पूछा, सर, आप हमेशा इतने चुप क्यों रहते हैं? मैंने कहा, समय के साथ खामोशी आदत बन जाती है। शायद दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। वह मुस्कुराई। उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। मैं मेघा की मुस्कान का इंतजार करने लगा। उसकी हंसी, मजाक, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ाना और मेरी देखभाल, ये सब मेरे दिल को छूने लगा। काव्या का इलाज चल रहा था, लेकिन मैं डॉक्टर के पास जाने का शेड्यूल तोड़ने लगा। पहले हर हफ्ते ले जाता था, अब 2 हफ्ते बीत जाते। मैंने कुछ दवाएं कम कर दी, कुछ बंद कर दी। इसका कारण पैसों की कमी नहीं थी, बल्कि मेरी एकाग्रता अब कहीं और थी। एक दिन मेघा ने पूछा, सर, अगर मैं कुछ निजी पूछूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? पूछो। आप शादीशुदा हैं? मैंने झूठ नहीं बोला। हां, लेकिन जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। वह चुप हो गई, फिर बोली, कभी कभी हम किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। मुझे लगा वह मेरी बात समझ गई। मैं मेघा को ऑफिस से बाहर ले जाने लगा, कभी कॉफी, कभी शॉपिंग। एक दिन मैंने पूछा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में पहले आया होता तो क्या होता? उसने मुस्कुराकर कहा, शायद सब कुछ अच्छा होता। उस दिन से हमारे रिश्ते का रंग बदलने लगा। वह अब सिर्फ ऑफिस की साथी नहीं थी। जब मैं घर लौटता, काव्या बिस्तर पर लेटी होती, थकी, शांत। एक दिन उसने पूछा, तुम फिर से दवा क्यों नहीं लाए? मैंने रूखेपन से कहा, वह दवाएं महंगी हैं और कोई फायदा भी नहीं। वह चुप रही, फिर धीरे बोली, अर्जुन, मैं जी नहीं रही, बस गुजर रही हूं। कम से कम मेरे लिए कुछ पल आसान कर दो। मैंने जवाब दिया, जिंदगी आसान नहीं है। तुम अकेली नहीं हो जिस पर बोझ है। वह शांत हो गई, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। मेघा मेरे लिए अहम हो गई थी, मेरे दिन की रोशनी, रात की सांत्वना। मैं देर से घर लौटता, बहाने बनाता और काव्या के कमरे की ओर देखता भी नहीं। एक रात उसने पूछा, क्या तुम मुझसे तंग आ गए हो? मैंने जवाब नहीं दिया। अगर मैं मर जाऊं तो शायद तुम्हें राहत मिले। ऐसी बातें मत करो, मैंने ठंडी आवाज में कहा। जीना मरना तुम्हारे बस में नहीं है। उसी रात मैंने जानबूझकर मेघा को फोन किया। क्या तुम कल रात डिनर पर आओगी? उसने पूछा। क्या तुम्हारी पत्नी अब सिर्फ जिम्मेदारी है, रिश्ता नहीं? मैंने जो कहा वह सालों तक मेरे पीछे पड़ा। हां,
काव्या की खामोशी, उसकी आंखों की नमी, मैंने सब नजरअंदाज करना सीख लिया था। और जब इंसान बेशर्म हो जाता है तो वह धीरे धीरे सब खो देता है, लेकिन इसका एहसास उसे देर से होता है। मेरे लिए वह देर बहुत करीब थी। एक शाम मैं देर से घर लौटा। काव्या दरवाजे पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला, शरीर हड्डियों का ढांचा, और वह खांस रही थी। उसके हाथ में खाली दवा की बोतल थी। अर्जुन, दवा खत्म हो गई, मुझे तेज बुखार है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कोट उतारा। दवाएं हर दिन नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। वह चुप हो गई, नजरें झुकीं और बोली, मैं भूखी नहीं हूं। अगली सुबह मेघा का मैसेज आया, कॉफी के लिए प्लान है, छुट्टी लो। मैंने जवाब दिया, ठीक है, लोकेशन भेजो। काव्या से कहा, ऑफिस में मीटिंग है, देर हो सकती है। उसने सिर हिलाया। शाम को लौटा तो काव्या की हालत और खराब थी। वह बुखार से जल रही थी, सांस लेने में हांफ रही थी। नानी ने पानी का गिलास दिया, लेकिन वह पी नहीं सकी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैंने ठंडी आवाज में कहा। नहीं, कल चलेंगे, मैं आज बर्दाश्त कर लूंगी। मैं चुप रहा और दूसरे कमरे में चला गया। मेघा के साथ मेरा रिश्ता इतना बढ़ गया कि वह घर आने लगी। एक बार वह देर रात तक रुकी। मैंने उसके लिए खाना मंगवाया। काव्या दूसरे कमरे में बेहोश थी, लेकिन मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। मेघा ने पूछा, तुम्हारी पत्नी अंदर है? हां, रिश्ता कागजों पर है, दिल में नहीं। मुझे डर लगता है, उसने हंसकर कहा। अगर उसे सब पता चल गया? मैंने लापरवाही से कहा, अगर समझ गई होती तो अब तक चली गई होती। उन दिनों मैं पूरी तरह बदल गया था। ऑफिस में मेघा, घर पर खामोशी, और काव्या बिस्तर पर पड़ी थी। एक दिन मैंने छुट्टी ली, लेकिन घर जाने के बजाय मेघा के साथ घूमने गया। लौटकर कमरे में गया तो काव्या बेजान लग रही थी, चेहरा सफेद, सांसों में आवाज। मैंने पानी पिलाया। उसने कहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, आज कुछ और बुरा है। मेरा फोन डिस्चार्ज था, अभी नहीं जा सकता, फोन चार्ज होने दो। मुझे इलाज के लिए ले चलो, मैं वापस आऊंगी। काव्या, तुम नहीं समझती, इलाज महंगा है और कोई फायदा नहीं। वह पत्थर बन गई। उसकी आंखों से आंसू बहे। अब मुझे दवा भी नहीं मिलेगी? नहीं, अब नहीं। उसने कंबल खींचा और चेहरा छिपा लिया। मैं बालकनी में बैठ गया, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया। अगली दोपहर नानी ने बताया, काव्या रात भर सो नहीं पाई, वह तुम्हें देखती रही। तो क्या मुझे हर वक्त उसके सामने बैठना चाहिए? नानी चुप रही, फिर बोली, क्या तुमने उससे प्यार किया था या एहसान? मेरे पास जवाब नहीं था। वह अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, पानी भी मुश्किल से पीती। एक दिन मैंने कहा, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, जैसे दुनिया की सबसे लाचार औरत हो। मैंने कुछ नहीं मांगा अर्जुन, बस तुम्हारे साथ जीना चाहती थी। मैं चुप रहा, लेकिन मेरे दिल में एक विचार आया, काश यह सब खत्म हो जाए। और शायद समय ने मेरी बात सुन ली। उस सुबह मैंने उसे नाश्ता नहीं दिया। मेघा ने कहा था कि वह मुझे शहर से बाहर ले जाएगी। मैं तैयार होकर निकला। नानी दरवाजे पर थीं। बेटा, काव्या बहुत बीमार है। मैंने जल्दी से कहा, लौट कर देखूंगा, जरूरी मीटिंग है। नानी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं निकल चुका था। मेघा ने कहा, आज तुम सिर्फ मेरे हो, कोई कॉल, कोई तनाव नहीं। हमने शहर से बाहर समय बिताया, रेस्टोरेंट में खाना खाया, तस्वीरें लीं। मेघा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मैं सब भूल गया, उस घर को भी, जहां एक कमजोर सांसें ले रही थी। शाम को लौटते वक्त मेघा ने मेरा हाथ पकड़ा। तुम्हारे साथ ऐसा लगता है, सब ठीक हो सकता है। मैंने कहा, यही मैं चाहता हूं, तुम्हारे साथ नया जीवन। शहर पहुंचा तो फोन चार्ज किया। 7 मिस्ड कॉल और नानी का मैसेज, अर्जुन जल्दी आ, काव्या की हालत खराब है। मैंने कार मोड़ी, लेकिन जल्दी नहीं की। मेरे मन में सवाल था, क्या आज सब खत्म हो जाएगा? घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। नानी सोफे पर थीं, चेहरा खामोश। क्या हुआ? तुम देर से आए अर्जुन। काव्या अब नहीं रही। एक पल को सब शांत हो गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं टूटा। मैंने पानी का गिलास लिया और बैठ गया। शायद यह ठीक था। नानी ने हैरानी से देखा, क्या तुम्हें दुख नहीं? क्या दुख? वह तो पहले ही मर चुकी थी, सिर्फ सांसें बची थीं। नानी चुप हो गई। मामा आए। काव्या का शरीर सफेद चादर में लिपटा था। मां ने पूछा, अंतिम संस्कार की व्यवस्था? मैंने कंधे उचकाए। आप देख लें, मुझे कल विदेश जाना है।
जरूरी काम है। मामा ने गुस्से से देखा। तुम सिर्फ पति नहीं थे, जिम्मेदार भी थे, लेकिन तुमने इंसानियत छोड़ दी। मैंने नजरें चुराईं। अब बात करने का वक्त नहीं, अंतिम संस्कार कर लें। नानी ने सिर झुकाया। वे काव्या का शव ले गए। मैं सोफे पर बैठा रहा, हाथ में चाय का कप, दिल में अजीब शांति। जाते वक्त मां ने कहा, भगवान तुम्हें माफ करें अर्जुन, तुमने उस औरत के हक भी पूरे नहीं किए। मैं चुप रहा। काव्या घर छोड़ चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया और मेघा को फोन किया। सब खत्म हो गया। कोई पछतावा नहीं, एक बोझ उतर गया। अब नई शुरुआत करेंगे। वह हंसी। चलो पार्टी करते हैं। रात में मैं अकेला बैठा था। एक पल को लगा सब वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। आराम, आजादी, मेघा। लेकिन दीवारों पर एक खामोशी चीख रही थी। काव्या की आखिरी पुकार। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने उसे झटक दिया। काव्या की मौत के 1 महीने बाद मैंने मेघा से शादी कर ली, सादे तरीके से। लेकिन मेघा ने भव्य शादी पर जोर दिया। मैं थक चुका था। विरोध की हिम्मत नहीं थी। वह लाल लहंगे में आई जैसे कोई रानी। हर नजर उस पर थी और मुझे लगा जैसे मैंने सब हासिल कर लिया। पहले कुछ दिन खुशी से भरे थे। हम शहर से बाहर गए, महंगे रिसॉर्ट्स में रुके, शॉपिंग की, हंसे। मेघा हर दिन नए कपड़े, गहने, तस्वीरें। अर्जुन, मेरे लिए यह खरीदा, ये डिजाइनर बैग लाओ। यह महंगा है, थोड़ा इंतजार करो। तुमने वादा किया था मेरे सारे सपने पूरे करोगे। मैं चुप रहता और फिर वही चीजें खरीद लेता। क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म होने लगी। ऑफिस में वही पुरानी समस्याएं, काम पर ध्यान न देना। एक दिन मेघा सोफे पर बैठी थी, सामने सैलून का बैग। यह क्या? मैंने अपने लिए खर्च किया। मुझे हर दिन हजारों कहां से मिलेंगे? तो मैं वह पत्नी बन जाऊं जो बिस्तर पर सड़ती है? यह तीर की तरह मेरे दिल में चुभा। रात में मैं पसीने से भीगा जागा। सपने में काव्या, उसका चेहरा, उसकी पुकार। मैं खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे सड़क सुनसान थी, लेकिन मेरा दिमाग शोर से भरा था। अगले दिन ऑफिस में ध्यान नहीं दे पाया। बॉस ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा काम दिन ब दिन खराब हो रहा है। खेद है सर, अगली बार ठीक होगा। लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि क्या ठीक होगा। शाम को मेघा नई ड्रेस में तैयार थी। चलो, नया रेस्टोरेंट खुला है। मेरी तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, मैं अकेले जाऊंगी। उसने दरवाजा जोर से बंद किया। मैं सोफे पर बैठा रहा। काव्या के आखिरी दिन याद आए। उसने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, और आज मेरे सामने एक ऐसी औरत थी जो सिर्फ लेना जानती थी। मैंने पुरानी तस्वीरें देखीं। काव्या खिड़की के पास, चाय का कप, मुस्कान। वह सामान्य लगता था, लेकिन आज कीमती था। 2 दिन बाद मैंने मेघा के लिए महंगा फोन खरीदा। आखिर तुम समझदार हुए, उसने कहा। मैं मुस्कुरा नहीं सका। एक रात वह फोन पर जोर जोर से बात कर रही थी। मुझे पुरानी जिंदगी नहीं चाहिए, मैं रानी की तरह जीना चाहती हूं। मैंने दरवाजा बंद किया। सुबह बैंक अकाउंट चेक किया, बैलेंस खत्म। पिछले 2 महीनों में मेघा की शॉपिंग और पार्टियों पर सैलरी से ज्यादा खर्च हुआ। उसी दिन ऑफिस में एक कॉल आई, एक कनाडाई कंपनी से ऑफर। हमें आपकी प्रोफाइल पसंद आई। शाम को मेघा को बताया। वाह, अब हम टोरंटो में शॉपिंग करेंगे। उसकी पहली चिंता फैशन थी। मैं मुस्कुराया, लेकिन अंदर कुछ मर रहा था। रात में सपने में काव्या, अर्जुन, अगर मैं यहां न रही तो क्या तुम मुझे याद करोगे? मैंने आंखें खोलीं, अंधेरे में छत को देखता रहा। हां, अब हर दिन वीजा प्रक्रिया तेजी से पूरी हुई। 3 हफ्तों में हम टोरंटो पहुंचे। मेघा खुश थी। शॉपिंग, होटल, इमिग्रेशन, ये जिंदगी है अर्जुन। मैंने सिर हिलाया। ऑफिस का पहला दिन था। खूबसूरत इमारत, रिसेप्शन पर स्वागत। सर, सीईओ के साथ मीटिंग है। मैं लिफ्ट में चढ़ा, टाई ठीक की, वेटिंग रूम में कदम रखा और मेरे कदम रुक गए। सामने खड़ी औरत काव्या जैसी थी। वही बाल, आंखें, मुस्कान। मैं पत्थर बन गया। कनाडा में स्वागत है श्रीमान अर्जुन। उसने हाथ बढ़ाया। मैंने हिचकिचाते हुए हाथ मिलाया। मैंने आपका चेहरा कहीं देखा है। हां, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। उसका नाम काव्या शर्मा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम क्या हो? मैं रुक गया। वह बोली, हम यहां काम के लिए हैं। मीटिंग में वह फाइलें समझा रही थी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उस पर था। यह संभव नहीं था। काव्या मर चुकी थी। मैंने उसका शव देखा था। तो यह कौन थी? मीटिंग खत्म हुई। उसने कहा, उम्मीद है आप जल्द घुल मिल जाएंगे। मैंने कहा, मैं तुमसे अकेले बात करना चाहता हूं।
ऑफिस में निजी बातें नहीं होती। उसकी ठंडी आवाज ने मुझे भ्रमित किया। बाहर मेघा खड़ी थी। इतना समय लिया? क्या सीईओ के विचारों में खो गए? मैं चुप रहा। गाड़ी चलाते वक्त उसका चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहा। क्या वह काव्या थी? मैंने भारत में मामा को फोन किया। मामा, काव्या क्या सचमुच मर गई थी? दूसरी तरफ खामोशी। यह कैसा सवाल है? मुझे सच बताओ, क्या वह जिंदा है? मामा की आवाज भारी थी। अर्जुन, मैं अब बोझ नहीं सह सकता। हां, वह जिंदा थी। फोन मेरे हाथ से गिर गया। उस दिन जब हम उसे ले गए, वह मरी नहीं थी। उसकी सांसें कमजोर थीं। डॉक्टर ने कहा, वह बच सकती है। उसके मामा